हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस पर। इस वीडियो में हम कक्षा 6 की हिंदी की पुस्तक का पाठ 12 संसार पुस्तक है पढ़ने वाले हैं। और इसको शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं पाठ। तो यहाँ पर क्या है, ये जो पाठ है ये लिखा है जवाहरलाल नेहरू जी ने। ये वो क्या है, ये देखो, ये पूरा जो चैप्टर है ना वो एक तरीके से खत की तरह है। यानी जवाहरलाल नेहरू जी अपनी बेटी इंदिरा गांधी को ये खत लिखकर भेज रहे हैं। ठीक है, तो जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी अपनी बेटी को कहते हैं कि जब वो उनके साथ थी तब तो बहुत सारी बातें पूछा करती थी, लेकिन अब क्या है, दोनों अलग अलग हैं। वो मसूरी में अपनी पढ़ाई कर रही हैं और ये इलाहाबाद में है, तो उस तरह बातचीत नहीं हो सकती है। इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और इन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों का और उन सभी जातियों का जो इसमें बसी हुई हैं ध्यान रखना पड़ेगा, केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि अगर तुम्हें दुनिया का इतिहास जानने का शौक है, तुम्हें जानना है कि दुनिया का हाल कैसा है, तो तुम्हें सिर्फ भारत का ही नहीं, जिस देश में आप जन्मे हैं उसी देश का ही नहीं, आपको जो है पूरी दुनिया के जितने भी देश हैं छोटे बड़े सबका जो है ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पर देखो, इस तरीके की एक फोटो भी यहाँ पर आपको पिक्चर के तौर पे बता रखा है कि यहाँ पर हर जगह की अलग अलग जो है, यहाँ पर देखो स्टैचू ऑफ लिबर्टी, यहाँ पर ताजमहल है। सो हमें सबका ध्यान रखना है। मुझे मालूम है कि इन छोटे बड़े खतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही मैं तुम्हें बतला सकूंगा। तो एक खत लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो हम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वो बोलते हैं कि भले ही छोटे खत हैं लेकिन तुम शौक से इन खतों को पढ़ रही होगी। और ये जो दुनिया है वो एक है, इसमें जितने लोग हैं बाकी के वो सारे हमारे भाई बहन की तरह ही हैं। ठीक है, और जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो तो दुनिया और जो आदमियों की इतिहास की जो बुक्स होती हैं वो मोटी मोटी होती जाती हैं और उसी में आप इतिहास पढ़ोगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी नहीं मिला होगा। ठीक है, यह तो तुम जानती ही हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी न था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से भी पहले ही अगर हम बात करें तो जानवरों से भी पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज न थी। यानी देखो, पहले तो जानवर है, जानवर फिर आदमी आए, ठीक है। और जानवरों से पहले इस पर कोई धरती पर जानदार चीज नहीं थी। जानदार का मतलब होता है जान वाली, जो जीवित हो। या ना ही कीड़े मकोड़े, ना ही जानवर और ना ही मनुष्य, कोई भी इस धरती पर पहले नहीं था। आज जब यह दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ ना था। यहाँ पर सिर्फ क्या था, जो प्राकृतिक चीजें हैं, नदियां हो गई, पेड़ पौधे हो गए, मतलब ऐसे ही चीजें ही थी, कोई जानदार चीज नहीं थी। तो लेकिन विज्ञान जानने वाले और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब यह धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी, यानी जिसमें जान होती है। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय जरूर रहा होगा। ठीक है, तो बहुत पहले की बात करें तो साइंटिस्ट ने और जितने भी विद्वान लोग हैं उन्होंने ये लिखा है कि बहुत समय पहले की बात करें तो एक समय ऐसा भी हुआ करता था कि धरती गर्म थी, कोई भी चीज़ धरती पर नहीं टिक सकती थी, इसलिए कोई भी जानदार चीज़ धरती पर थी ही नहीं। और अगर आप पुरानी जो हैं चीज़ें देखेंगे, आपने एसएसटी में जो आपकी हिस्ट्री है उसकी बुक में पहाड़ों, जानवरों और पुरानी हड्डियों
वगैरह, इंस्क्रिप्शंस हो गए, इनको अगर आप गौर से देखें तो आपको लगेगा भी कि हाँ, ऐसा समय तो ज़रूर होगा ही। तुम इतिहास के किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने ज़माने में तो आदमी पैदा ही ना हुआ था। किताबें कौन लिखता? तब हमें उस ज़माने की बातें कैसे मालूम हो? क्योंकि देखो, पुराने ज़माने में कोई पैदा नहीं था, तो लोगों को अब कैसे पता है कि पुराने ज़माने में क्या हुआ करता है? यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें। यह बड़े मज़े की बात होती, क्योंकि हम जो चीज़ चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानी गढ़ लेते। लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, अब इतना पुराने ज़माने की बात, जब कोई ह्यूमन ही नहीं था धरती पर, तो लोगों को कैसे पता? तो इसे बताते हैं ये, क्योंकि हम जो चीज़ चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानी गढ़ लेते, है ना, अगर ऐसा होता तो। लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए, वह ठीक कैसे हो सकती है? लेकिन खुशी की बात यह है कि उस पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें न होने पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी किसी किताब से होती। ठीक है, तो पहले की कुछ ऐसे अवशेष बचे हुए हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें पता चलती हैं। अगर किताब होती तो उससे भी उतनी बातें हमें पता चलती। अब यहाँ पर वो एग्जाम्पल देते हैं, ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियों, और इसी तरह की और भी कितनी ही चीज़ें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। ठीक है, मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तकों को पढ़ें। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। सोचो, कितनी मज़े की बात है। एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का एक छोटा सा पृष्ठ हो। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शायद यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। तो देखो, यहाँ पर इसे आपको डीपली समझना होगा कि छोटा सा रोड़ा, रोड़ा का क्या मतलब होता है? एक पत्थर है, पत्थर का थोड़ा सा बड़ा जो रूप होता है उसको हम रोड़ा कह सकते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, आप एक तरीके से पत्थर देखते हैं सड़कों पर, पहाड़ों पर पड़े हुए, लेकिन शायद संसार की पुस्तक का वही एक रोड़ा जो आप देख रहे हैं, वही एक संसार की पुस्तक का पृष्ठ हो। शायद उसी रोड़े से आपको कोई नई बात मालूम पड़ जाए। बस शर्त यही है कि आपको जो रोड़ा है या कोई भी चीज़ है उसे पढ़ना आना चाहिए। यानी आप मनगढ़ंत कहानी बना सकते हैं। जैसे के लिए कोई ज़बान उर्दू, हिंदी या अंग्रेज़ी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं, है ना? इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी, उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी। शायद अभी तुम्हें उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब भी तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो, तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोला गया है कि कोई छोटा सा गोल सा चमकीला रोड़ा अगर आप देखें और वो बहुत चमक रहा हो, तो आपको लगता है ना कि यार ये ऐसे कैसे चमक रहा है, यह कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया, और उसके खुरदुरे किनारे या कोने को क्या हुआ? तो जब भी आप ऐसा पत्थर देख लो कि वो खुरदुरा ही ना हो, उसके कोने एकदम गोल हो, एकदम साफ सा हो, चिकना और चमकीला हो, उसके खुरदुरे कोने हो ही ना, तो आप सोच में पड़ जाओगे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है? पत्थर जो खुरदुरा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, और ये ऐसा हो कैसे गया, ये कहाँ से आ गया? अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो, तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नुकीला ही होगा। तो ये टुकड़ा जो है एकदम ऐसा कैसे है? यह गोल चिकने रोड़ी की तरह बिल्कुल नहीं होता। फिर यह रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया? अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने, तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। ठीक है, वह तुमसे कहेगा। अगर आप उसे गौर से देखें, सोचें कि कैसा हो कैसे गया, तो आप उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन लेंगे। डीपली सोचिए उस बारे में, तो आप सोचेंगे कि वो रोड़ा आपसे कह रहा है कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हों, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे, जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन पे पड़ा रहा, तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि वो रोड़ा आपसे कह रहा है कि वो एक पहाड़ का टुकड़ा हुआ करता होगा। शायद हम सोच रहे हैं, और शायद वो जो पहाड़ है, पहाड़ के दामन में पड़ा रहा, और तभी पानी आया और उसे छोटी घाटी तक ले गया। वहां से एक पहाड़ी नाले ने ढकेल कर उसे एक छोटे से दरिया में पहुंचा दिया।
इस छोटे से दरिया से वह एक बड़े दरिया में जा पहुंचा। इसी बीच वह दरिया के पेंदे में लुढ़कता रहा, उसके किनारे घिस गया और वह चिकना और चमकदार हो गया। यानी हम एक मनगढ़ंत कहानी बना सकते हैं। डीपली सोचकर हम खुद सोच सकते हैं कि क्या क्या हुआ होगा। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गई। यानी कि देखो हमने क्या किया कि दरिया अगर उसे और आगे ले जाता तो क्या होता, वो जो बीच होती हैं, बीच पर जो वो पड़े होते हैं, किनारे पर बालू पड़े होते हैं, वैसा बन जाता। लेकिन अभी क्या है, दरिया उसे वहीं छोड़ गया, तो ये जो है एक ऐसा गोल सा पत्थर बन गया, ठीक है, और हमने उसे देख लिया। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता, यानी इतना छोटा हो जाता, घिस घिस के एक बहुत छोटा सा कंकड़ बन जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता। यानी कई सारे कंकड़ जहाँ ऐसे पड़े होते हैं समुद्र के किनारे, वहीं वो चला जाता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बताता है तो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से जो तुम्हारे चारों तरफ हैं हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती हैं। तो देखो हमने क्या पढ़ा कि जो पत्थर है वो बालू यानी जो मिट्टी सी टाइप की होती है उसमें बदल जाता, इतना घिस जाता है ना। तो अगर हमें एक छोटा सा रोड़ा इतनी सारी बातें बता सकता है, हम उसे देखकर इतनी सारी बातें जान सकते हैं, तो सोचिए जो पहाड़ हैं और दूसरी चीज़ें हैं वो कितनी सारी बातें हमें जो है मालूम करवा सकती हैं, है ना। तो इसी तरीके से जो पुराने जो हमारे विद्वान हैं, साइंटिस्ट वगैरह हैं, उन्होंने इसी तरीके से हमारे जो है पास्ट का मतलब निकाला है। चाहे कोई किताबें ना हो लेकिन इसी तरीके से हमें मालूम पड़ता है कि पुराने ज़माने में लोग क्या करते होंगे, कैसे रहते होंगे। तो ये लिखा है जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजी में, और अंग्रेजी से अनुवाद इनका प्रेमचंद जी ने किया है। नीचे आपको किताब में लेखक के बारे में यहाँ आपकी जानकारी मिल जाएगी। जवाहरलाल नेहरू जिनका 14 नवंबर को जन्म हुआ है। तो यहीं पर आपका जो आज का चैप्टर है वो हो जाता है फिनिश। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।